पतित पावनी माँ गंगा की धरती काशी से एक बार फिर आप सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा सादर नमस्कार। और आज हम बात करेंगे अपनी जिंदगी के बारे में, और जिंदगी से जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है वो है हमारी सेहत। तो सेहत से जुड़े हुए सवालों के साथ आप भी अपने मन में तैयार हो जाइए कि क्या क्या सवाल हो सकते हैं जो सेहत से जुड़े हो सकते हैं, और खास तौर पर लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं। तो आज इसी विषय पर अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव। आप कार्यरत हैं BHU में। तो चलिए आपसे करवाते हैं उनकी मुलाकात। डॉक्टर देवेश, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी श्रोतागण को नमस्कार। मैं अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जी, IMS BHU वाराणसी में जी। आज हम लोग चर्चा करेंगे लीवर के बारे में जी। तो डॉक्टर साहब, लीवर की जब बात आती है तो चाहे वो गाड़ी का लीवर हो या हमारे शरीर का, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लीवर का काम क्या है और कैसे ये काम करता है हमारे शरीर के लिए? देखिए, हमारे शरीर में कुछ जो होते हैं वाइटल ऑर्गन होते हैं। वाइटल ऑर्गन का मतलब होता है बिना उसके जिंदगी की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे हृदय होता है, ब्रेन होता है, ऐसे ही लीवर है। लीवर का जो एडल्ट्स में एवरेज वेट होता है 1.5 kg के आसपास होता है। और हमारे लीवर के कई सारे यूजेस हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में है, जैसे कोई भी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो गया, डायबिटीज से रक्षा करना, लिपिड मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन का बनाना, सब लीवर करता है जी। और साथ में जो भी कुछ हम लोग टॉक्सिक चीज़ें लेते हैं या कोई भी अगर दवाइयाँ लेते हैं या कोई भी टॉक्सिन होता है तो सब कुछ जो शरीर से बाहर निकलता है वो लीवर करता है। तो लीवर का काम हमारा है सिंथेसिस, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, विटामिन है, सब सिंथेस करता है। कोगुलेंट जो फैक्टर होता है वो सब भी करता है। और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन भी है, मतलब हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई लीवर ही करता है जी। बिल्कुल, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो कि लीवर के द्वारा संपादित किया जाता है हमारे शरीर में। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अक्सर लीवर को परेशान करती हैं और क्यों होती हैं वो बीमारियां। तो डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि वो क्या बीमारियां हैं जो कॉमनली पेशेंट लेकर के आते हैं आपके पास में? देखिए, लीवर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कुछ जो बीमारियां होती हैं लीवर की वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होती हैं। समय रहते अगर हम लोग इलाज करते हैं तो ठीक भी होता है, लेकिन कुछ बीमारियां लीवर की खतरनाक भी होती हैं। तो सबसे कॉमन जो लोग लेकर के आते हैं वो फैटी लीवर की समस्या लेके आते हैं। कोई कहता हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें जो है फैटी लीवर की समस्या या लीवर में सूजन की समस्या आई। सेकंड फिर हम लोग बात करते हैं कि लोग आजकल लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें डिटेक्ट होता है कि उनका एंजाइम्स बढ़ा हुआ है, लीवर का OTPT बढ़ा हुआ है, वो लेकर के आते हैं। फिर लीवर सिरोसिस लेकर के हमारे पास लोग आते हैं। लीवर कैंसर तक भी के मरीज भी हमारे पास आते हैं। और कुछ हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, अल्कोहल से संबंधित बीमारियों को भी लोग लेकर के आते हैं जी। तो ये सब जो कॉमन बीमारियां हैं, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, लीवर कैंसर है, हेपेटाइटिस है जिसमें SGOT SGPT बढ़ जाता है, यही और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जी। तो हेपेटाइटिस से ही शुरू करते हैं क्योंकि ये कॉमन बीमारी मानी जाती है, इसे हम आम भाषा में पीलिया भी कहते हैं, लेकिन सुना है कि इसके कुछ अपने अलग प्रकार भी होते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में इन्फ्लेमेशन जी। जब कहीं भी हमारे बॉडी में इंजरी होती है तो उसमें सूजन हो जाता है, इसको हम लोग हिंदी में सूजन कहते हैं। तो लीवर में इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि आपके लीवर में कहीं ना कहीं कोई इंजरी हो रही है जिससे आपका SGOT SGPT बढ़ जाता है। तो हम लोग को जानना चाहिए कि क्या वजह है जिससे हमारे लीवर में इंजरी हो रही है। तो सबसे जो कॉमन वजह है वो है अल्कोहल जी। सेकंड जो कॉमन वजह है वो है डायबिटीज और मोटापा जी। और थर्ड जो होता है वो हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C होता है जी। और भी अन्य वजह है, कुछ विल्सन डिजीज होता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है। लेकिन जो समाज में 3 या 4 मुख्य रीजन है वो मोटापा है, डायबिटीज है, अल्कोहल या शराब है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C है, और कुछ दवाइयां हैं जी। बिल्कुल, तो दवाइयों के लिए तो हम खुद ही कभी कभी विशेषज्ञ बन जाते हैं। इस संदर्भ में हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी खुद से कोई दवा अपनी ना करें, क्योंकि सीधे हमारे शरीर पे कोई बैड इफेक्ट भी डाल सकती है। और जब अल्कोहल की बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब जो है, तो अल्कोहल वैसे भी हमारे लिए तो नशा कहा ही गया, इस तरीके का वर्जित होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से लीवर को क्या क्या परेशानी हो सकती है? देखिए, अभी जितने भी मरीज लीवर संबंधी बीमारी लेके हमारे पास आते हैं जी। एक गैस्ट्रो OPD में या लीवर OPD में नंबर 1 रीजन अल्कोहल है जी। समय के साथ साथ अल्कोहल का फैशन बढ़ा है समाज में। अब कम उम्र से लेकर के ज्यादा उम्र सभी लोग जो है शराब का सेवन करते हैं जी। और जो लोग शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, अगर मेडिकल साइंस में मेल्स में 2 ड्रिंक पर डे, स्टैंडर्ड ड्रिंक 30 ml विस्की पर डे, और फीमेल्स में 1 ड्रिंक पर डे अलाउ किया गया है।
उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप 2 ड्रिंक से ऊपर जाते हैं या आप फ्रिक्वेंटली ड्रिंक करते हैं या बिंज ड्रिंकिंग करते हैं तो आपको लीवर की बीमारी हो सकती है, जो कि अगर आप समय रहते उसको बंद नहीं करते हैं तो लीवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है और लीवर सिरोसिस होने के बाद जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे पैरों में सूजन आना, जलोधर मतलब पेट में पानी हो जाना, पीलिया का होना, भूख का कम लगना, खून की उल्टी होना या शौच में ब्लड आना, ये सब इसके लक्षण होते हैं जो लीवर सिरोसिस के जी। तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट भी है? अगर आप अल्कोहल लेने से अगर आपका लीवर सिरोसिस हो गया है तो आपका जो पहला इलाज है कि आप अल्कोहल बंद कर दीजिए। बिल्कुल अब्स्टेनेंस रखना है, अल्कोहल लेना नहीं है। और अगर उस अल्कोहल बंद करने के बाद भी आपका नहीं ठीक होता है तो लीवर ट्रांसप्लांट उसका फिर ऑप्शन होता है। आपको लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर पे दिखा करके उसका इवैल्यूएशन कराना चाहिए। जी। और एक प्रॉब्लम आजकल है फैटी लीवर, अक्सर डायग्नोस हो रहा है लोगों में, बच्चों में, बड़ों में भी जो है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, लोग अल्ट्रासाउंड करना जाते हैं जी, किसी वजह से पेट में दर्द हुआ या रूटीन स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो उसमें लीवर में आता है कि लीवर में फैट हो गया है। 3 ग्रेड लोग कहते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है जी। तो फैटी लीवर का मतलब होता है कि आपके लीवर में चर्बी हो गया है। तो चर्बी होना एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए एनर्जी का उतना नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है जी। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ट्राइग्लिसराइड या चर्बी का बढ़ना ब्लड में होता है, मोटापा होता है, वेस्ट सरकमफ्रेंस बढ़ जाता है। इन सब से जो फैटी लीवर से जो ज्यादा जो मृत्यु होती है मरीज की, वो हृदय की बीमारी से होती है जी। तो फैटी लीवर से मौत आपकी लीवर की बीमारी से ना होकर के हृदय की बीमारी से होता है जी। लेकिन अगर फैटी लीवर को हम सही समय पर उपचार ना करें, उपचार जो होता है आप डाइट और एक्सरसाइज से कर सकते हैं, कोई दवाई नहीं होती है, तो आपका फैटी लीवर तब्दील हो सकता है लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस में जी। जब लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस होता है तब आपका वो रिवर्सिबल नहीं होता है और आपके जान को खतरा कर सकता है जी। फैटी लीवर के स्टेज पे हम उसको रोक सकते हैं डाइटिंग करके, शुगर अवॉइड करना होता है, फैट चीज अवॉइड करना होता है और डेली एक्सरसाइज करना होता है, अपने वेट को मेंटेन करना होता है जी, और फिर और बीमारियों से हम उससे बच सकते हैं जी। और जैसा आपने शुरू में ही बताया कि वाइटल ऑर्गन में से एक है लीवर हमारा जो है, तो क्या खाएं और कैसे खाएं ये बड़ा जानना जरूरी है जी। इस समाज में कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्या खाएं कि हमारा लीवर अच्छा रहे और क्या हम कोई लीवर टॉनिक ले सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे लीवर टॉनिक अवेलेबल हैं, होम्योपैथिक में अवेलेबल है, आयुर्वेद में अवेलेबल है, ओवर द काउंटर बिकता रहता है कि ये कुछ लीवर को मजबूत करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। लीवर आपका खुद ही मजबूत ऑर्गन है। लीवर जब तक आपका 80% से ऊपर डैमेज नहीं होता है तब तक आपके अंदर कोई सिम्टम तक नहीं आता है। इतना रेजिस्टेंट ऑर्गन लीवर है जी। तो लीवर को अगर सुरक्षित रहना है तो लीवर जिस वक्त लीवर खराब होता है उससे दूर रहिए। पहला, शराब सेवन से दूर रहिए, मोटापे से दूर रहिए। अगर आप मोटे हैं तो अपना एक्सरसाइज करिए, डाइटिंग करिए और वेट कम करिए, उससे आपका लीवर सुरक्षित रहेगा। डायबिटीज अगर हुआ है तो डायबिटीज से भी लीवर खराब होता है, तो डायबिटीज को कंट्रोल रखिए। उसके बाद हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का आप टेस्ट कराइए। हेपेटाइटिस बी का अगर आप नेगेटिव है तो टीका लगवा लीजिए, उसका वैक्सीनेशन होता है। अगर पॉजिटिव आता है तो हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज कराइए। उसके बाद भी अगर नहीं ठीक होता है, अगर लग रहा है कुछ लीवर प्रॉब्लम है तो आप जो है अपने किसी नियर बाई में हिपैटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट को संपर्क करिए जी। खाने पीने में रह गई बात, तो ऐसा खाना मत खाइए जिससे आप मोटे हो जाएं। जंक फूड अवॉइड करिए, फास्ट फूड अवॉइड करिए, ऑयली फूड अवॉइड करिए, रिफाइंड शुगर अवॉइड करिए, ये सब को अवॉइड करना है और डेली अपने लाइफ में एक्सरसाइज लेके आना है। आयुर्वेदिक टॉनिक या कोई भी टॉनिक आपको ओवर द काउंटर यूज नहीं करना है। हमारी ओपीडी में कुछ मरीज ऐसे आते हैं लीवर इंजरी लेकर के, जो कि अपने मन से लीवर को मजबूत करने के लिए खुद से दवा ले रहे होते हैं। मतलब वो बीमार नहीं है लेकिन उनके मन में डर है कि उनका लीवर कहीं खराब ना हो जाए, उसके चक्कर में वो कुछ दवाइयां का इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों से उनका लीवर और खराब हो जाता है। तो मेरा मानना है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, पढ़े लिखे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कोई भी लीवर टॉनिक आप इस्तेमाल ना करें जी। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। और ये अक्सर गलती हम सभी करते हैं कि बहुत सारी दवाएं अपने मन से इस मिथ में रहते हैं कि ये हमारे लीवर को मजबूत कर रहे हैं। स्ट्रेस का भी लीवर से कुछ लेना देना है क्या? जो मानसिक तनाव लोगों को होता है, क्या उसकी वजह से भी लीवर पर कुछ असर पड़ता है? डायरेक्ट तो नहीं है। अगर आप स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जी। ठीक है, आजकल की लाइफ स्टाइल भी ऐसी हो गई है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने से क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने से आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है जी। जल्दी एज में आपको डायबिटीज हो जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है। आपके बॉडी में हर जगह फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो लीवर में भी फैट इकट्ठा हो सकता है। तो स्ट्रेस लेने से आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम
हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज होगा और लीवर में फैट इकट्ठा होगा। ये तीनों मिलकर के फिर आपके लीवर को डैमेज करके आपके जान को खतरा कर सकते हैं। तो डायरेक्टली तो लीवर को डैमेज नहीं करता है, इनडायरेक्टली स्ट्रेस लीवर को डैमेज कर सकता है। जी बिल्कुल। तो ये सारी बातें सुनने योग्य ही नहीं बल्कि मानने योग्य भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने सीमित समय में आपने लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में और उनके बचाव के लिए भी बहुत सारे सुझाव दिए। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपके जीवन को और सुखमय और समृद्ध और सेहतमंद भी बनाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए अनुमति। नमस्कार। वड़क्कम काशी। काशी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का शुभारंभ गत 15 फरवरी को किया गया। दिनांक 15 से 24 फरवरी के बीच वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित हो रहा यह अनूठा सांस्कृतिक संगम देश के दो सबसे प्राचीन क्षेत्रों काशी और तमिलनाडु को एक साथ लाता है। काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का कार्यक्रम है। संगमम का उद्घाटन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं केंद्रीय संसदीय व सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन उपस्थित थे। वड़क्कम काशी उनगोलाई काशील वरावेरी की रोम। सचमुच ये आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि पहले 2 संस्करण काशी तमिल संगमम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे। उसकी अपनी महत्व है, लेकिन तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है। अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश कि जहां जाति का भेद नहीं, पाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण महाकुंभ के महत्व, अगस्त्य ऋषि की चिकित्सा पद्धति,
शास्त्रीय तमिल साहित्य व राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता में उनके योगदान पर समर्पित है। काशी तमिल संगमम के तीसरा संस्करण भी काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन, प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के अवसर और पहली बार ये हो रहा है पवित्र राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के बाद ये पहला ही काशी तमिल संगमम आयोजन किया जा रहा है। இதுதான் முதல் காசி தமிழ் சங்கமம். இந்த சங்கமத்திலேதான் 144 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறக்கூடிய மகா கும்பமேளா சற்றேறக்குறைய ஓராண்டுக்கு முன்னால் சம்பிரோக்ஷணம் என்று சொல்லக்கூடிய பிராண பிரதிஷ்டை நிகழ்ந்த அயோத்தி, பாபா அமைந்திருக்கும் காசி, இந்த 3 புனித தலங்களுக்கும் நம்முடைய தமிழ் மக்கள் சென்று தரிசனம் செய்ய இருக்கிறார்கள், புனித நீராடவிருக்கின்றார்கள். अयोध्या पवित्र स्थान को दर्शन करने के आप सौभाग्यशाली होंगे। तमिलनाडु की जनता की ओर से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं पूरे भारत की ओर से आप सभी को बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभेच्छा। நீங்கள் தமிழர்கள் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக இந்த நற்பெரும் பேர் உங்களுக்கு கிட்டி இருக்கிறது. உங்களுக்கு என் மனதார்ந்த பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள். मित्रों, इस बार के महाकुंभ न केवल देश में, दुनिया में समग्र सनातनियों के अंदर एक नया जागृति खड़ा किया है। இந்த முறை நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மகா கும்பமேளாவானது நம் நாட்டில் மட்டுமல்ல, அனைத்துலகிலும் உலகெங்கிலும் இது மிகப்பெரிய உள்ளெழுச்சியை, உத்வேகத்தை தட்டி எழுப்பி இருக்கிறது. अब तक देश की लगभग 40% लोग, 51 करोड़ लोग कुंभ की दर्शन करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। இதுவரை 51 கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் இந்த மகா கும்பமேளா என்ற உலக மகா திருவிழாவில் பங்கெடுத்து அவர்கள் தீர்த்தமாடி இருக்கின்றார்கள். मित्रों, विशेष करके समाज की सामान्य वर्ग के लोग और विशेष करके युवा वर्ग के लोग कुंभ में निश्चित रूप में दर्शन करने का देश में एक संकल्प किया है, ऐसे ही प्रतीत होती है। நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குடிமக்களில் மிக மிக குறிப்பாக இளைய தலைமுறையினர் இந்த முறை எப்பாடுபட்டேனும் நாங்கள் மகா கும்பமேளாவில் நாங்கள் தீர்த்தமாடுவோம், புனித நீராடுவோம் என்று அவர்கள் உறுதி கொண்டிருக்கின்றார்கள். मैं महाकुंभ के इस पवित्र आयोजन के लिए, भव्य आयोजन के लिए, सुव्यवस्था के लिए आपकी ओर से, समग्र देश की ओर से उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। काशी तमिल संगमम में शामिल होने पहला दल विद्यार्थियों, शिक्षक एवं लेखकों का आया। गुरु व शिष्यों का एक साथ आना और कार्यक्रम में प्रतिभाग करना सांस्कृतिक एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। इस साल अगस्त्य मुनि के ऊपर इधर काशी पुस्तक तमिल पुस्तक संगम में अगस्त्य के ऊपर थीम बना रखे हैं। हम नए नए किताब भी ला रखे हैं। उसी में नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम वॉरियर है, एग्जाम वॉरियर किताब ये है। हमारे मन की बात तमिल में हमने छप रखे हैं, वो भी हम सेल्स के लिए इधर लेके आ रखे हैं। तो हमारा तमिल कल्चर वो वाराणसी का कल्चर में एक्सचेंज हो सकते हैं। लोग इसको लाइक करते हैं साउथ का। वो साउथ में काशी करके एक जगह है तेनकाशी, वो इधर वड़क नॉर्थ काशी बोलते हैं। तो वो इससे कोइंसिडेंस हो गया कुंभ मेले से। काशी में हो रहे इस संगमम में उत्तर और दक्षिण के लोगों की भागीदारी राष्ट्र के विकसित भारत की परिकल्पना में आधार स्तंभ साबित होगी। काशी तमिल संगमम के उद्घाटन सत्र के दौरान नमो घाट पर तमिलनाडु से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति कर
उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन स्थल नमो घाट पर चारों ओर तमिलनाडु की संस्कृति की छटा बिखर रही थी, चाहे वो खान पान हो, कलाकृति हो या लोक कला हो। साथ ही तमिलनाडु के प्रमुख हस्तियों की चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस बार की थीम अगस्त मुनि के आधार पर हमने अगस्त मुनि का एक स्कल्पचर बनाया है, जो कि हमें प्राप्त स्कल्पचरों के आधार पर तैयार प्राप्त होता है। इसी के साथ हमने अगस्त की सारी पौराणिक कथाएं तथा उनके विभिन्न मंदिरों और उनके जितने भी हमें मूर्तियां और स्थान प्राप्त होते हैं उनका विवरण प्रस्तुत करने का इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रयास किया है। यह प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की गई है। संगमम का यह तीसरा संस्करण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 संगमों में लोगों की भावनाओं और अनुभवों ने भारत की विविध संस्कृति में आपसी रिश्तों की मजबूती को प्रदर्शित एवं प्रमाणित किया था।